हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 7 चैप्टर मतलब चोल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। साथ ही सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने जो मदुरई कुंड थी और मधुरांतक थी, ये क्या थी, ये उपाधियां थी, तो इनको धारण किया था, तो ये हो जाएगा परांतक प्रथम। तो जो परांतक प्रथम था कब से कब तक, 907 से लेकर 955 तक। ये कौन था, ये आदित्य फर्स्ट का पुत्र था और यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक होता है। तो यदि क्वेश्चन में आए क्या आता ही है, इवन ये टीजीटी के 2021 में पूछा भी गया है कि चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा परांतक प्रथम। और ये अपने वंश का सार्वभौम तथा सर्वसत्ता संपन्न शासक था। इसने जो मदुरई था उसके पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया था, मदुरई तमिलनाडु में, और उसे बेल्लूर के युद्ध में हराया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा चोल राजा था जो कि मदुरई के पांड्य पर आक्रमण करता है और राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण करके बेल्लूर के युद्ध में उसे हराता है। और इसने मदुरई पर जब विजय प्राप्त करी तो उसी के उपलक्ष्य में मदुरई कोंड की उपाधि धारण करी। इसकी अन्य उपाधियाँ क्या थी, मधुरांतक, जो भी ये भी मदुरई से रिलेटेड है। वीर चोल था क्योंकि ये वीर था, इसने युद्ध किया और हराया, इसलिए इसने वीर चोल की उपाधि धारण की। तथा संग्राम राघव। चोल शासक विजयालय के द्वारा, चोल शासक था विजयालय, इसके द्वारा तंजावर विजय किया जाता है और इसका उल्लेख होता है किस अभिलेख में, तो ये हो जाता है तंजौर, जो कि साउथ में है, तो ये अभिलेख भी साउथ से रिलेटेड होगा, तो हो जाएगा तिरुनेडुगलम, तिरुनेडुगलम। और चोल इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं। इनमें संस्कृत, तमिल तथा तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं प्रयोग की गई हैं। विजयालय होता है चोल शासक 850 से लेकर 871। और चोल शासक जो विजयालय होता है इसके द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किया जाता है तिरुनेडुगलम में। और राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र फर्स्ट के समय में प्रमुख लेख मिलता है तिरुवालंगाडु तथा करंडे दानपत्र में। किसमें, राजेंद्र प्रथम का संबंध है तिरुवालंगाडु तथा करंडने में, और उसकी उपलब्धियां क्या थी और उसकी उपलब्धियों का वर्णन भी इन्हीं में मिलता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेख कौन सा है, राजराज थर्ड के समय का तिरुवेंदीपुरम। तो तिरुवेंदीपुरम अभिलेख है राजराज थर्ड का। राजेंद्र प्रथम का है तिरुवालुंगाडु तथा करंडय, और विजयालय का है तिरुनेडुगलम। नेक्स्ट है जो चीनी स्रोत थे उनके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत भेजा था, तो ये भेजा गया था कोलोन्तुंग फर्स्ट के टाइम पर। इसका नाम लग रहा है ना चाइनीज टाइप, कोलोन्तुंग, तो वैसे ही बस याद रखेंगे इसके नाम से सिमिलरिटी करके चीन। और कोलोन्तुंग की बात करें तो इसने 2 बार 1086 तथा 1110 में भूमि का सर्वेक्षण कराया और अलग अलग क्षेत्रों के उपज के आधार पर निश्चित भी किए, कर निश्चित किए थे। और उसने जो अनेक कष्टदायक कर थे उनको हटाया भी। उसने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक तथा राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। 1077 से में इसने 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीनी शासक के राजा के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऐसा चोल शासक था जिसने जो रामानुज थे उनको उत्पीड़ित किया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, तो ये भी हो जाएगा अगेन कोलोन्तुंग सेकंड। तो अभी हम लोगों ने देखा जो कोलोन्तुंग फर्स्ट था ये चाइना में अपना दूत मंडल भेजता है, और जो कोलोन्तुंग सेकंड है ये रामानुज को उत्पीड़ित करता है और उन्हें राज्य से बाहर निकाल देता है। इसका जो कोलोन्तुंग द्वितीय था ये विक्रम चोल के उत्तराधिकारी होता था, ठीक है। ये धार्मिक रूप से बहुत असहिष्णु था, ठीक है। इसी ने नटराज मंदिर के प्रांगण में प्रतिष्ठित जो गोविंद राज मंदिर थी उसे हटवाया और समुद्र में फेंकवा दिया। और इस मूर्ति को रामानुज ने पुनः प्राप्त करके इसे तिरुपति में प्रतिष्ठापित भी किया था। इसीलिए कोलोन्तुंग सेकंड ने रामानुज को क्या किया, अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। लेकिन आयोग के द्वारा इसमें माना गया है कोलोन्तुंग फर्स्ट, तो इसमें यह भी याद रखिएगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है फर्स्ट प्रायोरिटी और आयोग ने माना है कोलोन्तुंग फर्स्ट, तो ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सा ऐसा राजवंश था जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जल डमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था, तो हो जाएगा चोल राजवंश।
नेक्स्ट है, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान जो बुनकर और व्यापारी थे उनके कैकोलर समुदाय कौन सा कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में जो भूमि स्वामित्व था उनके अधिकारों में अधिक भागीदारी दी जाती है, तो ये हो जाएगा चोल पीरियड में। अब हम बात करेंगे राजराज फर्स्ट की। तो राजराज फर्स्ट की उपलब्धियों की बात करेंगे, जिसमें आता है अरमोलीवर्मन। ये किस चोल सम्राट का नाम था, तो हो जाएगा राजाधिराज। राजराज फर्स्ट का प्रारंभिक नाम था अरिमोलवर्मन, जो कि 985 में राजराज फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठता है। और राजराज फर्स्ट के शासनकाल से ही चोलों की विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास भी मिलता है। राजराज फर्स्ट के टाइम पर ही 19वें वर्ष में उत्कीर्ण जो कि तंजौर अभिलेख है उसमें इसके युद्ध का वर्णन मिलता है। राजराज फर्स्ट की जो महत्तम उपलब्धि तथा जो नौसेना परिक्रम था, इसका उदाहरण मिलता है लक्षद्वीप तथा मालदीव के समूह के 1200 द्वीपों को जीतना था इसका उपलब्धि। और राजराज फर्स्ट ने संपूर्ण द्रविड़ क्षेत्र, कन्नड़ मतलब कर्नाटक, आंध्र, कलिंग या उड़ीसा क्षेत्र, ठीक है, लंका मतलब श्रीलंका को जीता था, उत्तरी लंका को। किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन किया था, तो ये हो जाएगा राजराज फर्स्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा इसने उत्तरी श्रीलंका को जीता, तो ऐसे याद रखेंगे कि इसलिए यहाँ पे क्या उसने अपने स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन किया था। और इसने केरल तथा पांड्य राज्य को जीता। उसके बाद इसने राजराज के अनुराधापुर को नष्ट किया और उसने स्वर्ण तथा रजत और तांबे के सिक्के जारी किए। अनुराधापुर आज का श्रीलंका है और इसके तंजौर अभिलेख में इसके सामरिक अभियानों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित चोल शासक कौन है जिनसे मालदीव की विजय करने वाला पहला शासक था, तो हो जाएगा राजराज फर्स्ट। और राजराज की एक महत्वपूर्ण विजय क्या थी, मालदीव। और मालदीव की विजय राजराज फर्स्ट की अंतिम विजय होती है। इसने नित्य विनोद, शिवपाद शेखर, चोल मार्तंड की उपाधियां भी धारण करी थी। नेक्स्ट है श्री विजय शासक, जिसने राजराज फर्स्ट के काल में अपने पिता के द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण के कार्य को पूरा कराया था, तो हो जाएगा मार विजयोन्तुक वर्मन। नेक्स्ट है, इनमें से किस चोल राजा के शासनकाल में जो वंशानुगत जमींदारी थी उसकी काफ़ी जगह आश्रित अधिकारियों ने ले ली थी, तो ये हो जाएगा राजराज चोल फर्स्ट। और जो प्रशासनिक ढांचा था इसका विस्तार भी राजराज फर्स्ट के काल में ही होता है, जिसमें जो सरकार थी उसके पास एक बहुत बड़ा भू राजस्व विभाग था जिसको कई स्तर में डिवाइड किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर क्या आता था, उर नाडु सभा नगरम थे। और कभी कभी जो स्थानीय सरदार थे उनके द्वारा भी इन पर शासन किया जाता था, जो कि केंद्र को राजस्व देते थे। राजराज फर्स्ट का जो शासन था इसी के दौरान भूमि सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन की एक विशाल परियोजना शुरू की जाती है तथा वलनाडु नामक इकाइयों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया जाता है। किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था, तो ये हो जाएगा परांतक फर्स्ट। और वेल्लूर के युद्ध में इसने पांड्य तथा सिंघल राजाओं की सम्मिलित सेना को पराजित किया तथा मदुरा पर आक्रमण किया और मदुराई कुंड की उपाधि धारण करी थी। राजराज फर्स्ट की माता कौन थी, तो हो जाएंगी वानवन महादेवी। कोई भी फीमेल लेडी होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हिस्ट्री का, तो वो अच्छे से याद रखिएगा, चाहे वो एंशियंट हो, मॉडर्न हो या फिर मेडाइवल हो। तो राजराज फर्स्ट ये इसको चोल साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है। इनके पिता कौन थे, सुंदर चोल, माता का नाम था वानवन महादेवी। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर तथा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट है भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण कराया, तो अभी हम लोगों ने देखा राजराज फर्स्ट ने। नेक्स्ट है जो चोल के शासक थे उनकी महानता किस कार्य पर आधारित थी, तो वो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी। तो चोलों की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी। और जो परांतक फर्स्ट है उनके लेख में उर्र सभा या फिर महासभा और नगरम नामक संस्थाओं का विवरण भी मिलता है। नेक्स्ट है चोल शासकों का काल क्रमानुसार लगाना है, तो आदित्य चोल आता सबसे पहले 871 से लेकर 907, फिर उसके बाद आता परांतक चोल फर्स्ट 907 से 955 ईस्वी में। राजराज चोल फर्स्ट आता है उसके बाद 985 से लेकर 1014, और फिर आता है राजेंद्र चोल जो कि 1015 से लेकर 1044 ईस्वी तक रहता है। राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है शिव को। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण कराया था राजराज फर्स्ट ने। कहाँ पे, तंजौर में। और यह भारत के जो मंदिर है उसमें सबसे बड़ा है और यह द्रविड़ स्थापत्य कला का मंदिर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने जो राजकीय अभिलेख थे उनके आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी, तो ये भी हो जाएगा राजराज। और कर्नाटक से एक अभिलेख मिलता है जिसमें राजराज को चोल नारायण भी कहा गया है।
नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने श्रीविजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोन्तुक वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? तो ये अगेन हो जाएगा राज फर्स्ट। नेक्स्ट है, जो चोल थे उन्होंने किसके शासन को समाप्त किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो उन्होंने जो कांची था, कांची आज का तमिलनाडु में, तो उनके वहाँ पे पल्लवाज का शासन को समाप्त करके चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है, वह चोल नरेश कौन था जिसके शासन काल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा राज फर्स्ट। और इस मंदिर के जो 4 भाग हैं जो कि एक दूसरे के सम्मत एक ही दूरी पर बने हुए हैं, ये पिरामिड आकार का है, 190 फीट ऊंचा है, ठीक है। और जो इसके 4 भाग हैं कौन कौन से हैं? नंदी मंडप, अर्ध मंडप, मंडप तथा गर्भगृह है। और जो मंदिर है इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? जो कि एक गर्भगृह है तथा शिखर है। पर्सी ब्राउन कहते हैं कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति तथा भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। अब हम बात करेंगे राजेंद्र चोल के बारे में। तो निम्नलिखित चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सिलोन मतलब कि सिंघल या श्रीलंका को विजित किया था? संपूर्ण की बात कर रहा है, ठीक है, किसी एक क्षेत्र को नहीं, ठीक है। तो पूरे श्रीलंका को विजित किया था किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। राजराज फर्स्ट का ही पुत्र होता है राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। और राजेंद्र फर्स्ट ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका फहराने के बाद वो दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान करता है। और इसने राजेंद्र प्रथम ने भी 1017 में श्रीलंका पर आक्रमण किया, मतलब सिंघल पर आक्रमण किया, और वहाँ का राजा था महेंद्र पंचम। ये राजा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और उसे बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया गया और इसने संपूर्ण सिंघल पर अधिकार किया था। राजराज ने सिर्फ उत्तरी सिंघल पर अधिकार किया था, लेकिन राजेंद्र फर्स्ट ने संपूर्ण सिंघल पर अधिकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक है जिसने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त करी थी? तो ये हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। और इसका अभिलेख है तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख। इसके अनुसार जो राजेंद्र फर्स्ट है इसकी जहाजी बेड़ा ने समुद्र को पार किया और श्री विजय साम्राज्य की राजधानी क्या कटाह या फिर कडारम, जिसे सुमात्रा कहते हैं, उसको जीता और वहाँ का शासक था संग्राम विजयोतुंग वर्मन को बंदी बनाया और इसने कडारम की उपाधि धारण करी थी। और जो राजेंद्र फर्स्ट था इसने कडारम विजय के उपलक्ष्य में कंडार कोंड की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट है, गंगाई कोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये हो जाएगा राजराज फर्स्ट ने। राजराज फर्स्ट के समय ही एक सैनिक अभियान होता है जो कि कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया जाता है। इस आक्रमण का नेतृत्व कौन करता है? विक्रम चोल करता है। और 1022 से लेकर 23 में चोल सेनापति ने पाल नरेश महिपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। और इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जो गंगा नदी है इसका पवित्र जल लाना था। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम को टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के बाद में इसी स्मृति में राजेंद्र फर्स्ट ने गंगाई कोंड, गंगा से याद रखिएगा क्योंकि वो जो गंगा नदी थी उसका पवित्र जल लाना चाहता था, ठीक है, इसलिए उसने आक्रमण करता है और इसी के स्मृति में वो गंगा से रिलेटेड है गंगाई कोंड चोल की उपाधि धारण करता है। उसने जो कावेरी नदी थी उसके मुहाने पर राजधानी बसाई थी और उसका नाम रखा था गंगाई कोंड चोलपुरम और यहीं पर उसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो किस चोल शासक की उपाधि थी गंगाई कोंड? तो हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट है, चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राजेंद्र फर्स्ट ने। राजेंद्र फर्स्ट ने उत्तर बंगाल में पाल शासक किसको? महिपाल को पराजित किया था। ये बीपीएससी में आया है क्वेश्चन कि जब राजेंद्र फर्स्ट आक्रमण करता है बंगाल में तो वहाँ का शासक कौन था? तो ये था महिपाल, पाल वंश का शासक था महिपाल। और इसी गंगा की घाटी के अभियान की सफलता पर उसने गंगाई कोंड की उपाधि धारण करी थी और गंगाई कोंड चोलपुरम नामक कावेरी नदी पर अपनी राजधानी बनाता है, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित होता? तो हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय राजा धीराज का अनुज था, मतलब कि छोटा भाई था और कोपम के युद्ध क्षेत्र में राजा धीराज की हत्या के बावजूद इसी क्षेत्र में उसने जो कल्याणी के चालुक्य होते हैं उनको पराजित करता है और युद्ध के क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराता है। युद्ध के क्षेत्र में ही कराता है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है राजेंद्र सेकंड। और 1062 में चोल सेनाओं के द्वारा कुंडल संगम के युद्ध में चालुक्यों मतलब कि सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया था इसने। किसके काल से गंगाई कोंड चोलपुरम साम्राज्य की राजधानी बनी है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। और ये जो गंगाई कोंड चोलपुरम है ये वर्तमान के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु को, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को
पराजित किया था। तो ये क्या था, महिपाल कहाँ पे था, बंगाल में था। देखा, ये आया है टीजीटी के 2011 में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में जो चोल था इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये हो जाएगा परांतक फर्स्ट। ये देखें, ये टीजीटी के 2011 में आया, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2021 में जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट है जो चोल शासक थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये था बाघ, ठीक है। और यह जो चोल था ये तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लार नदियों के बीच था। ये नदियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। और चोल वंश का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कात्यायन क्या है, तो चोल वंश का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन क्या है। इस वंश का महानतम शासक था करिकल, इसने कावेरी पट्टनम नामक तटीय राजधानी की स्थापना करी थी। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था, तो ये हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था, तो ये हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। और राजेंद्र फर्स्ट के ही शासनकाल में 8वें वर्ष में उत्कीर्ण करंडय ताम्रपत्र में भी इस विजय की चर्चा मिलती है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि थी पंडित चोल, तो हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। तो इसकी उपाधियों की बात करें, ये हो जाएंगी गंगईकोंड, ठीक है। बंगाल पर आक्रमण किया, उस स्मृति में गंगईकोंड की उपाधि धारण करी तथा कावेरी नदी पर गंगईकोंड चोलपुरम के नगर की भी स्थापना करी। वीर राजेंद्र, कंडार कोंड, मूडी गोंड चोल, पंडित चोल, ये पूछा गया है। पर केशरी वर्मन, केशरी याद रखिएगा, ठीक है। निगरियल्ली चोल और वी.ए. स्मिथ ने इन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन, विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन कहा है भारत का नेपोलियन किसे, समुद्रगुप्त को। और दक्षिण भारत का नेपोलियन ये हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट। जो चोल शासक होता है राजेंद्र फर्स्ट, इसकी उपाधि पंडित चोल उसके विद्यानुराग को पुष्टि करती है। अब हम बात करेंगे चोल साम्राज्य की स्थानीय शासन प्रणाली को। तो चोल साम्राज्य में जो उर था ये क्या था, तो ये ग्रामों की एक साधारण सभा थी। तो गांव होते थे, वहाँ पे जो एक साधारण सभा लगती थी उसे कहा जाता था उर। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता ही इसकी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। यहाँ पे जो उर थी ये ग्राम सभा को उदार या फिर उर या सभा कहा जाता था। क्या उदार होती थी या उर होती थी या सभा होती थी। जो कोट्टम होते थे या फिर गांव, ये दो प्रकार के होते थे। कोट्टम क्या था, ये गांव था। गांव की सभा को उर कहते थे और गांव को कोट्टम कहते थे। और जो साधारण ग्राम होते थे जिनमें सभी जातियों के सदस्य होते थे वही कहलाते थे उर। और ऐसे जो ग्राम की सभा को उर या उरार कहा जाता था। दूसरे श्रेणी के जो ग्राम विद्वान थे उनको दान में दिए जाते थे। जो दूसरे श्रेणी के जो गांव थे वो विद्वानों के दान में दिए जाते थे। चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवारियम क्या था, एरिवारियम ये तड़ाग समिति थी। क्या थी, तड़ाग समिति थी। तड़ाग का संबंध किससे है, तालाब से, ठीक है। तो एरिवारियम याद रखिएगा। एक्वेरियम क्या रखी जाती है, फिश रखी जाती है, उसमें भी पानी होता है। तो एरिवारियम का संबंध किससे था, तड़ाग। तड़ाग मतलब तालाब, इसमें भी होता है पानी। एरिवारियम को याद रखेंगे हम लोग एक्वेरियम से, तो ऐसे ही रिलेट करके याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था, तो हो जाएगा वरितपोतगक। और जो सार्वजनिक भूमि थी इस पर महासभा का स्वामित्व होता था। और जो सभा के सदस्य थे इनको कहा जाता था पेरुमक्कल। जो चोल के समय उर थी इसकी कार्यकारिणी सभा क्या कहलाती, तो ये कहलाती थी आलुंगनम। तो चोलों के समय उर जो कि ग्राम सभा थी, गांवों की एक ग्राम सभा थी, उनकी जो कार्यकारिणी होती थी वो कहलाती थी आलुंगनम। उर क्या थी, एक सामान्य प्रभा की जो सर्वसाधारण लोगों की सभा होती थी जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों शामिल थे। तो इसमें ग्राम या पुर या नगर दोनों शामिल थे। उर का शाब्दिक अर्थ क्या है, पुर। और इसकी जो कार्यकारिणी समिति होती थी इसे कहते थे आलुंगनम। नेक्स्ट है चोल शासन में जो लगान वसूली था इसका माध्यम क्या था, तो ये ग्राम सभा होती थी। चोल काल में उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। जो ग्राम था वह 30 उपखंडों मतलब 30 वार्ड में डिवाइड था, बिल्कुल सही है। प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि नहीं चुने जाते, तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। जो उम्मीदवार थे इनकी उम्र क्या थी, 35 से लेकर 70 वर्ष के बीच होती थी उम्मीदवारों की उम्र। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था, ठीक है। ये इनकी योग्यता हो सकती है। तो उत्तर मेरू सभा की बात करें तो ये चोल सम्राट परांतक फर्स्ट के 9वें शासनकाल में उत्तर मेरूर सभा ने प्रस्ताव पारित करके कार्यकारिणी समिति के जो नियम थे उनको निश्चित किया था। तो यहाँ पे प्रत्येक गांव को
30 वार्ड में डिवाइड किया गया था और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था, ना कि 2। उम्मीदवार जो होता था उसकी उम्र क्या होती थी, 35 से 70 वर्ष के बीच में, उनके पास शैक्षिक योग्यता भी हो, कुछ अचल संपत्ति भी हो, और जो चुनाव होता था ये लॉटरी पद्धति पर होता था। चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से था, तो ये था विदेशी संबंधी विभाग से। और यह एक सन्यासियों की संस्था थी, लेकिन इसका कार्य क्या होता था, विदेशियों की देखरेख करना। तो उदासीन वारियम जो थी एक प्रकार की सन्यासियों की संस्था थी, लेकिन ये कार्य करते थे विदेशियों की देखरेख करने का। और चोल ग्राम प्रशासन में एक कार्यकारिणी समिति भी थी, और सभा जो थी मुख्यतः अपनी समितियों के माध्यम से ही कार्य करती थी, जिन्हें कहते थे वारियम समिति थी। ठीक है, और ये समितियां अलग अलग विभागों का काम करती थी, जैसे कि तोट्टवारियम ये उद्यान समिति थी, और न्यायतारवारियम न्याय समिति थी। नेक्स्ट है चोल शासक है, उनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं वीर राजेंद्र फर्स्ट, फिर उसके बाद आते हैं विक्रम चोल, और उसके बाद आते हैं राज सेकंड, एंड थर्ड में आते हैं कुलोत्तुंग थर्ड। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो इसमें सबसे बड़ा होता था मंडलम, देन होता था कुट्टम, एंड सबसे लास्ट में होता था नाडु। तो जो प्रांत होते थे, प्रांत को क्या कहा जाता था, इसे मंडलम कहा जाता था, और मंडलम का विभाजन किया गया था कोट्टम या फिर वलनाडु में। किसमें, कोट्टम या वलनाडु में, जो आज की कमिश्नरी के इक्वल होते थे। और जो प्रत्येक कोट्टम होते थे वो कई डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते थे, तो उन्हें कहते थे नाडु। तो नाडु क्या था, एक प्रकार का डिस्ट्रिक्ट था। नाडु क्या था, एक प्रकार का डिस्ट्रिक्ट था। मंडलम प्रांत था, एंड कोट्टम ये आज के कमिश्नर के बराबर थे। नेक्स्ट है जो चोल था, इनके स्थानीय स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख का संबंध किससे है, तो यह है परांतक फर्स्ट से। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि चोल के स्थानीय स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है किस अभिलेख से, तो ये मिलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से। किसका है ये, परांतक फर्स्ट का है। और इसने अनेक यज्ञ भी करवाए थे तथा मंदिर भी करवाए थे। जो चोल कालीन स्थानीय प्रशासन है, इसमें सर्वसाधारण की सभा क्या थी, ये अभी हम लोगों ने देखा, ये थी उर। चोल प्रशासन में पहाड़ी कवल क्या था, तो ये ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर था, पहाड़ी कवल। नेक्स्ट है नाडु क्या था, तो ये अभी हम लोगों ने देखा एक प्रशासकीय विभाग होता था चोल पीरियड में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के समान होता था। और जो नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो सभा होती थी उसे कहा जाता था नाटार। उत्तर मेरु अभिलेख किससे संबंधित है, परांतक फर्स्ट से। इसमें सभा के जो गठन है इसका विवरण किसके शासन काल से संबंधित है, तो ये संबंधित है परांतक चोल से। नेक्स्ट है चोलों के अंतर्गत तट्टोली कर अदा करते थे, तो ये कौन अदा करते थे, ये सुनार अदा करते थे। नेक्स्ट है चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है, तो ये नाडु के खर्च के लिए किया गया एक कर था नाट विनियोगम। नाट एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर था तब। नेक्स्ट है चोल शासकों के काल में अधोलिखित वारियम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो हो जाएगा तोट्टवारियम, उद्यान से संबंधित था। नेक्स्ट है चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था, तो ये हो जाएंगे सभी भूस्वामियों की पात्रता का जो पद परिवर्तन था उसका। यहाँ पे चुनाव पद्धति क्या थी, लॉटरी पद्धति थी, और उम्मीदवारों का मनोनयन नहीं शामिल था, यहाँ पे चुनाव होता था, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था, तो ये कुछ गांवों का समूह होता था कुर्रम। तो चोल प्रशासन की सुविधा के लिए जो चोल साम्राज्य था ये 6 प्रांत या फिर 6 मंडल में डिवाइड था, और मंडल का डिवीजन था, मंडल क्या थे, प्रांत थे, और मंडल का डिवीजन था कोट्टम या वलनाडु में, जो आजकल के कमिश्नरियों के बराबर थे। कोट्टम का डिवीजन था नाडु में, मतलब जिले में, और नाडु के ही अंतर्गत आते थे ग्राम संघ जिन्हें कुर्रम कहा जाता था, और ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम सभा। तो इसमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना हो तो सबसे पहले याद रखिएगा राज्य में क्या था, मंडल था, मंडलम, उसका डिवीजन था कोट्टम में, फिर उसके बाद आता नाडु एंड कुर्रम एंड देन गाँव। अब हम डिस्कस करेंगे चोल कालीन प्रमुख कला और संस्कृति की। तो जो दक्षिण भारत था वहाँ पे एरावी पट्टने क्या थी, तो ये सुरक्षित वाणिज्यिक नगर था, एरीवीरा पट्टने। और ये व्यापारियों की बस्तियाँ होती थी जहाँ पे जो व्यापारी थे वो स्थानीय शासन व केंद्र सरकार की मंजूरी से ही व्यापार करते थे।
और जो चोल प्रशासन था यहाँ पे जो व्यापार था ये मुख्यतः श्रेणियों के द्वारा ही नियंत्रित था, जिसमें मणिग्रामम, नानादेशी, वालंजियर भी थी। इसमें सबसे सबसे शक्तिशाली क्या था, तो ये था नानादेशी। नानादेशी महत्वपूर्ण है, ये यूपी पीसीएस में भी आया है, इवन टीजीटी में भी आया है ये। दक्षिण भारत में कृषि उत्पादन के संबंध में कुड्डापाहा कर संबपेशनम क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो ये चावल की खेती के दो मुख्य मौसम, जिनका नाम गर्मी और सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली चावल की किस्मों पर के आधार पर रखा गया था। नेक्स्ट है वीर वलिंगर। इनमें से क्या था, तो ये पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में वृहद रूप से फैला हुआ व्यापारियों का संघ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो तंजावुर है इसका बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि जो ग्रेनाइट की चट्टानें ये निकटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध है, नहीं, इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में नहीं मिलती ग्रेनाइट की चट्टानें, इसका केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है कलिंगत्तु परडी का लेखक कौन था, तो हो जाएगा जयगोंडन। ये यूपी के टीजीटी में आया है। तो चोल राजाओं का जो शासन था काल था, ये तमिल भाषा और साहित्य के विकास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तमिल लेखकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जयगोंडार। और यह चोल शासक कोलोत्तुंग फर्स्ट का राजकवि था और इसे कलिंगुत्तु परडी नाम की ग्रंथ की रचना करी थी। किसने, जयगोंडन ने। इसमें जो कोलोत्तुंग है इसकी कलिंग युद्ध की घटनाएं हैं और कोलोत्तुंग थर्ड के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि था कंबन। ये कंबन भी महत्वपूर्ण है, इसने तमिल नारायण या फिर रामावतारम की रचना की है। प्रमुख शासक और उनसे जुड़ा राजवंश है, तो विजयालय संबंधित है चोल से, पुलकेशिन फर्स्ट संबंधित है चालुक्य से, बदामी के चालुक्य से, सिंहवर्मन संबंधित है पल्लवाद से और विजयादित्य संबंधित है चालुक्य, ये वेंगी के चालुक्य से। नेक्स्ट है जो चोल प्रशासन था इसके संबंधित कथन दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। चोलों के पास एक विशाल भू राजस्व था, बिल्कुल करेक्ट है, यह भी हम लोगों ने देखा। जो राजस्व का आकलन तथा संग्रहण था ये कारपोरेट निकाय के द्वारा नहीं होता था, तो इसका दूसरा गलत है, इसका सही है ओनली 1। तो इनके कर की बात करें, चोल के दौरान जो भू राजस्व विभाग था ये इनके आय का प्रमुख स्रोत ही था। जो कर या तो राजशाही नौकर के द्वारा या फिर गांव के ग्रामीण अधिकारियों के द्वारा लिया जाता था, ना कि कॉरपोरेट विभाग के द्वारा। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो ये अभी हम लोगों ने देखा कुर्रम। नेक्स्ट है जो चोल कालीन स्थानीय स्वशासन और ग्राम व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत सभा नामक संस्था क्या कार्य करती थी, तो इस सभा को बात करें तो ये ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव से संबंधित था। तो सभा या महासभा क्या थी, तो ये अग्रहार। अग्रहार क्या होता था, ये ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ग्रामों में होती थी, ठीक है। और ऐसे ग्राम को ब्रह्मदेय या फिर मंगलम भी कहते थे। उर की बात करें तो ये सामान्य लोगों की संस्था थी। आलुंगनम उर की कार्य समिति थी। नगरम क्या था, तो ये व्यापारिक नगरों तक की सीमित थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल कालीन मंदिर रहती हो जाएगा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण कराया गया था राजराज फर्स्ट के द्वारा। ये पूरी तरह से ग्रेनाइट मंदिर है। और यदि हम बात करें कांची के कैलाश मंदिर की, तो इसका निर्माण कराया पल्लव शासक नरसिंह द्वितीय ने। इन्होंने राज सिंह शैली में बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन शिव मंदिर है, तो हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चोल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। जो चोल साम्राज्य था इसने प्रायद्वीप के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में लिया और उसका उदय 9वीं शताब्दी में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने करी थी, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि विजयालय अपने प्रारंभिक जीवन में पल्लवों का सामंत था, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो विजयालय था अपने प्रारंभिक शुरुआती जीवन में पल्लवों का सामंत था। पल्लवों के बाद ही तो विजयालय चोल की स्थापना करता है, चोल साम्राज्य की। डी कह रहा है कि जो कांची के पल्लवास थे ये बाद में चोलों से हार जाते हैं, इसका डी भी सही है। चौथा कह रहा है कि जो राष्ट्रकूट सम्राट था कृष्ण तृतीय, ये भी चोलों से हार गया था, तो इसका ई गलत है, बाकी सब सही है। राष्ट्रकूट तृतीय की बात करें तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय, इसने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोल पर आक्रमण किया और टक्कोलम का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें चोल को पराजित करता है, ना कि चोलों से हारता है। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तो चोलों की जो राजनीतिक उत्कर्ष है ये 10वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ हुआ था और इसका प्रारंभ इतिहास संगम युग में मिलता है 3री शताब्दी से। जो चोल शासक थे शैव धर्म के प्रबल समर्थक रहे हैं। इन्होंने इनमें से राजराज फर्स्ट ने तंजावुर में बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया, जो कि शिव को समर्पित है, और राजराज फर्स्ट ने शिव पादशेखर की भी उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट है श्री विजय के राज्य के बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव के द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए थे, बिल्कुल करेक्ट है ये।
चोल वंश के राजराज फर्स्ट के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध भी थे, दूसरा भी सही है। जो श्री विजय था इसके साथ राजेंद्र फर्स्ट के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण तो थे लेकिन बाद में इनकी शत्रुता हो जाती है, दूसरा भी करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि मार विजयोत्तुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था, तो इसके चारों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नाना देशी जो थी ये एक समुदाय था जो एक बड़ा व्यापारिक संघ होता था और ये विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करती थी, बिल्कुल करेक्ट है। नाना देशी बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आया है, तो ये क्या था, एक व्यापारियों का बड़ा संघ होता था। ठीक है, कारण ये कह रहा है कि पगान से प्राप्त एक अभिलेख है, वहाँ से विदित होता है कि जो नाना देशी समुदाय है इसने उत्तर बर्मा मतलब म्यांमार के उस दूरस्थ नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना करी है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि एक बड़ा व्यापारिक संघ था जो कि विभिन्न देशों में भ्रमण का दावा करता था। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, तो हो जाएगा उरैयूर। उरैयूर की बात करती है, संगम कालीन चोलों और प्राचीन पांड्यों की कैपिटल थी और संगम युग में जो उरैयूर था ये सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र था। कालिदास की ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्य, इसमें उरैयूर का वर्णन भी मिलता है। उरैयूर को कारी तथा वारानम नाम से भी जानते हैं हम। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी करी थी, तो हो जाएगा उत्तम चोल ने। और उसके बाद राजराज फर्स्ट ने काफ़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी। किस चोल शासक को शुंगम तवर्ती चोल मतलब कि करों को हटाने वाला की उपाधि मिलती है, तो जाएगा कुलोत्तुंग फर्स्ट। नेक्स्ट है, चोल काल में जो वेट्टी था ये क्या था, तो ये सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार था वेट्टी। तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है चोल तथा राष्ट्रकूटों के बीच में, और इसमें राष्ट्रकूट चोल को पराजित करते हैं। तो राष्ट्रकूट शासक होता है कृष्णतती, इसने चोल शासक परांतक फर्स्ट को पराजित किया था और तोंड मंडलम पर अधिकार किया था। मदुरई कोंड की उपाधि धारण करी थी किसने, ये करी थी परांतक ने। चोल प्रशासन में जो उदय कोट्टम था एक अधिकारी था, ये क्या कार्य करता था, तो ये राजा के सहायक होते थे जो कि राजा के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। तो इसमें राजा के आदेश को नहीं लिखते थे, ग्राम सभा की बैठकों का भी आयोजन नहीं करते थे, कर भी नहीं वसूलते थे, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था, तो ये था भूमि कर, और इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की मापी कराई तथा उसकी उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण किया, और यह आधे से लेकर चौथाई भाग तक होता था कर। चोल के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन कौन से हैं, तो होयसला भी है, पांड्य भी है तथा काकतीय हो जाएंगे इन सभी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक राजदूत भेजे थे, तो इसमें राजराज फर्स्ट, राजेंद्र तथा कुलोत्तुंग इन सभी ने चीन में अपने राजदूत भेजे थे। सबसे पहले किसने भेजे थे, कुलोत्तुंग ने। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो कि व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, जो हो जाएगा नगरम। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, तो ये मिलते हैं तंजावुर से। वेंगी का कौन चालुक्य राजकुमार था जो कि चोल सिंहासन पर आसीन होता है, तो हो जाएगा कुलोत्तुंग फर्स्ट। किसने कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्य के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया, तो हो जाएंगे फर्ग्यूसन। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं है, तो इनमें मत्स्य भी है, मछली भी है मतलब चीता भी है, धनुष भी है, लेकिन हाथी नहीं है। निम्नलिखित जो स्मारक है उनको तिथि के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें सबसे पहले निर्माण किया जाता है द्रौपदी रथ का मामल्लपुरम में है, तो इसमें सबसे पहले आएगा 2 जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो जो पल्लव नरेश थे नरसिंह वर्मन, इन्हीं के समय में पल्लव शैली का विकास होता है और इसने मामल्य की उपाधि धारण करी। और मामल्य शैली का जो रथ है सप्त पैगोड़ा के नाम से विख्यात होता है। इनकी संख्या कितनी है, 8 है। द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, सहदेव रथ। ठीक है, और इसमें जो द्रौपदी रथ है यही एक अलग शैली का है। और जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। और यदि बात करें बृहदेश्वर मंदिर की, तो इसका निर्माण कराया था चोल शासक राजराज फर्स्ट ने, द्रविड़ शैली में बनवाया था। ये एक शैव मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है और यह भगवान शिव तथा पार्वती से संबंधित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर तथा मीनाक्षी अम्मा मंदिर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो कि चोलों से संबंधित नहीं है, तो बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, एरावतेश्वर ये सभी चोलों से संबंधित है, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर ये चोलों से नहीं संबंधित है, ये पल्लव से संबंधित है। तो राजराज चोल ने निर्माण कराया था बृहदेश्वर मंदिर तथा राजराजेश्वर मंदिर।
कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण कराते हैं चोल शासक परांतक फर्स्ट। कैलाश मंदिर का निर्माण कराते हैं पल्लव नरेश राज सिंह। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कराते हैं राजराज द्वितीय चोल। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन। 1121 में एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहाँ पे चरक संहिता और बाघ भट्ट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह कहाँ है? तो वो है तिरुवडुतुरई में। विख्यात तमिल लेखक कंबन किस की राज्यसभा में थे? तो ये चोलों की राज्यसभा में थे। किसके दरबार में थे? कुलोत्तुंग थर्ड के। किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में करी थी? तो ये करी थी विजयालय ने। विजयालय ने तंजावुर या फिर तंजावुर में अधिकार किया और नर केसरी की उपाधि धारण करी। और विजयालय शुरुआत में पल्लवों के सामंत थे और पल्लवों के ही समाप्त करके ये चोल वंश की स्थापना करते हैं। तो हम लोगों ने चोल वंश के कंप्लीट एमसीक्यू को कवर किया है। यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।